हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ गोवा, गोवा की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको गोवा के इतिहास के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए कि गोवा का इतिहास कितना पुराना है। गोवा का इतिहास पूरा पाषाण काल से भी पुराना है, मतलब उस समय काल का है जब भीमबेटका का इतिहास है ना, पूरा पाषाण काल का तब का। लेकिन यदि हम जो चीज़ जानते हैं आज के समय पे, मौर्यन सातवाहन, तो इनमें से किसी ने रूल किया है क्या? जी हाँ, मौर्यन साम्राज्य और सातवाहन साम्राज्य दोनों ने ही गोवा पर अपना आधिपत्य जमाया है और वहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, मगर गोवा ने आज़ादी प्राप्त नहीं की थी। गोवा की आज़ादी कब हुई है? 1961 में, दिसंबर 1961 में। किससे हुई? इंग्लैंड से नहीं, पोर्तुगल से। क्योंकि पोर्तुगीज़ों ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह, उस समय शासक था आदिल शाह, उसका कोई व्यक्ति जो होता नहीं है दीवान वगैरह, वो बैठा हुआ था गोवा में, उसको हराया। और 1510 में अलबुबर्क, जो कि पोर्तुगीज़ की तरफ से एक हेड था, उसने गोवा पर अपना आधिपत्य जमाया। इसके बाद गोवा में कई सारे उसने बड़े पैमाने पर बदलाव किए, जो समय काल के साथ होते रहे। जैसे कि गोवा के कल्चर में बदलाव आया, गोवा के खान पान में बदलाव आया, उसकी कुजीन में बदलाव आया, उसके आर्किटेक्ट में बदलाव आया, उसके आर्ट में बदलाव आया, उसके कई सारे लिटरेचर लिखे गए उस समय वो, उनमें बदलाव आया। जैसे कि आज के समय पे आप देखते होंगे गोवा में बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म को अपनाया जाता है, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। जो इसी समय काल का बदलाव है। गोवा में आपको कई सारे चर्च मिलेंगे, वो भी इसी समय की देन है। गोवा में आपको कई सारे ऑर्फनेज मिलेंगे, ओल्ड एज होम्स मिलेंगे, वो भी इसी समय काल की देन है। लेकिन जो पोर्तुगीज का सबसे बड़ा काम था गोवा में, वो था धर्म परिवर्तन। वो लोग धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर करते थे। इसके कारण एक ईसाइयों की बड़ी आबादी गोवा में उत्पन्न होने लगी। अब हम अपनी जो टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। जो तो हमारा गोवा का कल्चर वगैरह हम डिस्कस करेंगे कि 1510 में उसने कैप्चर कर लिया। उसके बाद पोर्तुगीज़ों ने गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया। ठीक, गोवा उनकी एक मेन कैपिटल बन गई। उन्होंने वहाँ पे कई सारे, मैंने आपको बताया, कॉलेजेस, चर्चेस बनाया, जुडिशल स्ट्रक्चर भी बदला था। इस तरीके से लगभग लगभग उन्होंने 450 सालों तक शासन किया गोवा पर पोर्तुगीज। 450 साल एग्जैक्टली गए तो 451, क्योंकि 1510 से 1961 451 होता है। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से ये फ्रीडम स्ट्रगल जड़ से उठा ऊपर और आज़ादी तक ले गया अपने आप को। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंत में गोवा के अंदर एक लहर उठने लगी फ्रीडम स्ट्रगल की। ये लहर का सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं, उस समय भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी। 20वीं शताब्दी का अंत, आपको पता होगा 1885 में कांग्रेस बन गई, उसके बाद अधिवेशन होने लगे। फिर कई सारी रैलियां तो नहीं होती थी इतनी, क्योंकि उस समय में पत्राचार चलता था। तो पत्रों के द्वारा अंग्रेजों को अवगत किया जा रहा था कि हमको आप असेंबलीज में ज़्यादा सीट्स दें, आईसीएस में हमको ज़्यादा सीट्स दें, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो इस तरीके से गोवा के अंदर भी फिर इसके बाद करीब 1905 का समय आया। 1905 के समय में लगभग हमारा बंगाल का विभाजन हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए सॉरी। बंगाल का विभाजन हुआ, उससे एक आंधी तूफान उठा भारत के अंदर आज़ादी का। इस तरीके से ये आगे बढ़ा। फिर हम बात करते हैं 20वीं सदी तो सॉरी 20वीं सदी की स्टार्टिंग में गोवा में भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक मूवमेंट चालू हुआ। और ये फ्रीडम मूवमेंट जो था शुरुआती स्तर पर बहुत धीमा था। काफ़ी लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग शांत बैठे हुए थे, मतलब धीमा था, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा लहर नहीं थी। धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे भारत भारत का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट उठा था। लेकिन ये धीरे धीरे उठता रहा और 1928 में जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर जो गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल के जनक कहे जाते हैं, टिस्टाडो डे ब्रेंका कूनहा, सॉरी मैं अगर नाम सीख नहीं ले पा रहा हूँ, किसी की अगर भावनाओं को ठेस पहुंची हो, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इनका एक छोटा सा नाम लेता हूँ, कूनहा, जो फ्रीडम स्ट्रगल के जनक थे गोवा के। उन्होंने यहाँ पर गोवा नेशनल कांग्रेस का गठन किया। कहाँ पर? 1928 में, जहाँ आईएनसी का सेशन हो रहा था कलकत्ता में, वहाँ पर ही कूनहा ने गोवा नेशनल कांग्रेस का गठन किया। यहाँ से फ्रीडम मूवमेंट को एक क्या कहते हैं, अम्ब्रेला के नीचे लाया गया।
एक छत्र के नीचे, जैसे भारत का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एक छत्र के नीचे आया था 1885 के बाद कांग्रेस आईएनसी बनी थी, तो कई सारी पार्टी उसके अंदर आके मर्ज हो गई थी। इसी तरीके से इनका भी एक फ्रीडम मूवमेंट एक छत्र के नीचे आ गया कि अब सभी लोग इस तरीके से यहाँ से बताया जाएगा कि आपको इस रोड पर जाके इस तरीके से धरना देना है। ठीक, अब इसके बाद एक वाटरशेड मूवमेंट कहा जाता है गोवा की फ्रीडम स्ट्रगल में कि ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट था। इसके बाद जो मूवमेंट की दिशा थी वो एकदम बदल गई, लोग बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगे। वो था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की रैली। 1946 में राम मनोहर लोहिया ने एक रैली निकाली और उस रैली में अपने भाषण दिए कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, किस तरीके से भारत स्वतंत्र होना चाहिए। समाजवादी विचारों को उन्होंने लोगों के आगे रखा, तब लोगों के आगे विचार गए और एक आज़ादी का विचार और साथ में समाजवाद का विचार, तो लोगों के अंदर एक क्या कहते हैं ऊर्जा उत्पन्न हो गई और सब लोग आज़ादी के लिए आगे बढ़ने लगे। और उसी समय काल में आपको मालूम होगा 1 साल बाद भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद तो ये मानिए कि गोवा के अंदर फ्रीडम के लिए एक लड़ाई सी चालू हो गई कि हमको कैसे भी करके फ्रीडम चाहिए। अब मैं आप में एक बात बताना भूल गया कि जून 1947 में जब भारत आज़ाद होने वाला था, उसी समय पर गोवा के अंदर इस तरीके से कई सारे एक दल खड़े हो गए कि हमको आज़ादी चाहिए, चाहे हमको ये लड़कर मिले या शांति से मिले, हमको आज़ादी चाहिए। तो लड़ने वाले अभी ग्रुप खड़ा हो गया, उस ग्रुप का नाम था आज़ाद गोमंतक दल। यह दल बंदूक के जोर पर आज़ादी चाहता था, इसने कहा हमको आज़ादी चाहिए चाहे बंदूक के जोर पर मिले। तो ये दल खड़ा हुआ। इसी के साथ साथ पैरेलल में, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पैरेलल ही चल रहे थे, एक तरफ चल रहे थे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बड़े बड़े हमारे नाम देश के, उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे कई बड़े बड़े नाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जेवी और मदन मोहन मालवीय, इस तरीके के नेता साथ में चल रहे थे पैरेलल मूवमेंट में, नेताजी। तो ये इस तरीके से गोवा में भी चल रहा था डबल मूवमेंट। एक तरफ कई सारे लोग थे जो गोवा नेशनल कांग्रेस के अंडर जाकर मूवमेंट कर रहे थे, कई सारे लोग थे जो गोमंतक दल के अंदर जाकर गोलीबारियों का, उनका कहना था कि हम गोली के दम पर लेंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आज़ादी। इस तरीके से मूवमेंट स्ट्रगल चलता रहा और भारत 1947 में जाकर आज़ाद हो गया। 1947 के बाद भारत सरकार ने पोर्तुगल के साथ 1949 में अपने डिप्लोमेटिक जो पत्राचार होता है वो आरंभ किया, दोनों के संबंध स्थापित हो गए डिप्लोमेटिक, और भारत ने उनके आगे अपनी बात रखी कि गोवा हमारा क्षेत्र है, आप इसको छोड़ दीजिए। परंतु गोवा को पोर्तुगीज़ों ने छोड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते भारत और गोवा पोर्तुगीज़ों के बीच में खटास आ गई 1951 में। अब जब खटास आ गई तो भारत ने काफ़ी बार उनसे कहा कि आप इसको छोड़िए, तो पोर्तुगल ने एक चालाकी करते हुए 1951 में अपना नया संविधान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि गोवा हमारा उपनिवेश नहीं है बल्कि हमारी ओवरसीज टेरिटरी है। मतलब हमारी ये कंट्री है वो ओवरसीज टेरिटरी, जैसे आज फ्रांस की है। यहाँ पे क्या नाम है, आपको मैं बिल्कुल नाम बताना भूल रहा हूँ, मेरे को ब्रिटेन की ध्यान है, फॉकलैंड आइलैंड जो कि साउथ अमेरिका में है। इस तरीके से उन्होंने ओवरसीज टेरिटरी है। और पोर्तुगल नेटो का मेंबर भी बन चुका था उस समय पे, आपको याद होगा नेटो का गठन हुआ था, इसमें पोर्तुगल एक संस्थापक मेंबर था। तो जिसके चलते भारत उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि भारत को ये डर था कि पोर्तुगल ने अपना नया संविधान बनाया है, यदि हम इस समय इससे उलझेंगे हो सकता है नेटो से उलझना हो जाए। दूसरा, भारत को इस समय पे कई सारे शरणार्थी आए हुए थे 1947 का, उनको बसाने में भी समय लग रहा था। तीसरा, भारत को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ ये बड़ा युद्ध ना हो जाए, हम उसमें उलझ ना जाए और यहाँ पे गोवा में भी ना उलझ जाए, इसलिए भारत उस समय उसको हाथ लगाने से चूक रहा था गोवा को। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर इस बात को उठाया, नेहरू जी ने कई बार यूएन में इस बात को उठाया और यूएन ने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया कि गोवा आपकी ओवरसीज टेरिटरी नहीं है। पोर्तुगल से ये बात कही, गोवा एक उपनिवेश है, आपको उसे आज़ादी देनी होगी। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं एक सबसे बड़ी बात जो उठी, पोर्तुगल ने एंगोला जो उसकी अफ्रीका में एक उपनिवेश था, वहाँ पर जो लोग मूवमेंट कर रहे थे उन पर उसने गोलियां चलवा दी। बस ये एक मूवमेंट कह सकते हैं ऐतिहासिक हो गया भारत के लिए, क्योंकि भारत में जब लोगों ने ये देखा कि पोर्तुगल इतनी गंदी हरकत कर रहा है, आज के समय पे सोच रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये हरकत कर रहा है पोर्तुगल, तो भारत में कई लोगों ने विचारकों ने कहा सरकार से कि आप कैसे भी करके गोवा को आज़ाद कराइए, ये ऐसी निर्मम हत्याएं गोवा में भी कर सकती हैं। तो गोवा के लोगों को भारत सरकार ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया, गोवा के लोगों ने आंदोलन किया और भारत सरकार ने अपनी आर्मी को चारों तरफ गोवा के बैठा दिया और गोवा को आज़ाद करा लिया गया। गोवा को आज़ाद कराने के बाद भारतीय आर्मी ने अपना वहाँ पे झंडा गाड़ दिया,
और इसके बाद गोवा और दमन एंड दीव, उस समय गोवा दमन दीव एक ही था, जिनको मिलाकर आज़ाद करा दिया। बाद में भारत सरकार ने गोवा एक अलग राज्य और दमन दीव को यूटी का स्टेटस दिया, ये सब बात की चीज़ है। इस तरीके से गोवा की जो इंडिपेंडेंस थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्रिटिकल थी, जो कि दिसंबर 1961 में गोवा को आज़ादी मिली। तो फ्रेंड्स, अब हम इस तरीके से कई सारी आज़ादियों, गोवा की आज़ादी कैसे हुई, हैदराबाद से भारत कैसे निपटा, इस तरीके के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम कल से एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं कि एमसीक्यू पढ़ा करेंगे। हम हर रोज़ एमसीक्यू पढ़ेंगे, 10-20 एमसीक्यू, जिससे हमारा एमपीपीएससी और यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकें। क्योंकि हम कई बार एमसीक्यू पढ़ते हैं, केवल देख लेते हैं, ये लाइन पढ़ ली वो लाइन पढ़ ली। एमसीक्यू जब वो पढ़ेंगे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे हमारे दिमाग में 20 एमसीक्यू जगह 100 एमसीक्यूज़ हैं। तो कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम इसको जारी रखेंगे। आप मुझे क्षमा करें, मेरे इस कृत्य के लिए कई दिनों से नहीं आ पाया। थैंक यू वेरी मच।